सलाम वालेकुम। तो आज जो आपका लेक्चर है वो है एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंडोवास्कुलर रिपेयर एनोरिज्म क्या है। ठीक है। इसमें हम दो किस्म के प्रोसीजर कर सकते हैं। एक हम ट्रीट करते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म को। दूसरा हम कर सकते हैं थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म को। ठीक है। ये दो किस्म के प्रोसेस हम कर सकते हैं एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर पे। अब एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर क्या है? ठीक है। एंडोवास्कुलर रिपेयर एनोरिज्म इज अ मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक यूज टू ट्रीट एन एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। ठीक। सही है। और इसमें हम क्या ट्रीट करेंगे? एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म by placing a stunt graft inside the aorta through the femoral artery to exclude the aneurysm from the circulation। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक स्टंट ग्राफ्ट को प्लेस करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे एनोरिज्म हुआ है एओर्टा में। ठीक है। तो इस ग्राफ्ट का या इस टर्न का मकसद ये है कि हम जहाँ पे एनोरिज्म हुआ है उसका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है ना, वहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन सही नहीं हो रही ब्लड की। तो उस सर्कुलेशन को प्रॉपरली बहाल करने के लिए है, हम उस एनोरिज्म वाली जगह पे क्या करते हैं? स्टंट को, ग्राफ्ट को प्लेस कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है ना। ठीक है। ये वाइट जो आपको नजर आ रहा है ये पाइप ब्रेक कवर है स्टंट के ऊपर। और उस पे जो बीच में ये स्टंट शेप, जो स्प्रिंग शेप आपको नजर आ रहा है ना, ये स्टंट है। अब इसको क्या किया है कि यहाँ पे इसको प्लेस किया है। ठीक है। इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है एनोरिज्म है। ठीक है। एनोरिज्म को प्रॉपरली उसका सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है? ग्राफ को प्लेस कर दिया है। ठीक है। अब एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है क्या? ठीक है। इन एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म इज डिफाइंड एज, अब हमको ये बता रहे हैं कि एब्डोमिनल, ठीक है हमने एंडोवास्कुलर एनोरिज्म बताया, लेकिन हम उस पे जो प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें पहला नंबर पर है एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। अब वो क्या है? अ लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। लोकलाइज, एक खास जगह पे। ठीक है। एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा में वहां पे क्या होगा? डायलेशन होगा। डायलेशन मीन उस जगह की डायमीटर जो है वो बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब अगर उसकी डायमीटर ग्रेटर देन 3 डायमीटर होगा तो ये एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म होगा। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 50% इंक्रीज कंपेयर टू नॉर्मल डायमीटर, उसमें 50%, जो नॉर्मल डायमीटर है उससे 50% ग्रेटर उसका डायमीटर चौड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको हम एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म कह सकते हैं। कॉमन लोकेशन उसमें बताया गया है कि इंफ्रारेनल एओर्टा। इंफ्रारेनल एओर्टा, इसका मतलब ये है, इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे ऊपर आपको शो हुआ है रिनल्स, किडनी आपको शो है ना। अब किडनी के नीचे जो एरिया है ना, जो जिसको हमने जिसका वो एनोरिज्म हुआ है, ये आप देख सकते हैं किडनी के नीचे, मतलब इंफ्रारेनल, किडनी के नीचे जो एरिया है वो स्वेल हुआ है, उस वो डायलेटेड, डायलेशन उसका हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म की वो है इंफ्रारेनल एओर्टा। मतलब रिनल किडनी से नीचे जो एरिया है वहां पे एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो कॉमनली हो सकता है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर, इसका मतलब ये है कि किन किन वजूहात की वजह से, मतलब अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा तो इसकी वजह से ये एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हमें हो सकता है, इसकी चांसेस ज्यादा है। जिसमें पहले नंबर पे है एज, 65 ईयर, अबव 65 ईयर। अब अगर किसी बंदे के एज जो है वो 65 साल से ज्यादा हो तो उसको मेनली चांसेस ज्यादा है कि उसको एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हो। ठीक। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर है मेल जेंडर। एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म एज कंपेयर टू फीमेल, मेल को ज्यादा होता है। ठीक हो गया। तो इसमें ये रिस्क फैक्टर है कि मेल को, मेल जेंडर को ज्यादा हो सकता है। तीसरा है स्मोकिंग। अगर कोई बंदा ज्यादा स्मोकिंग करता है, ठीक हो गया,
एक दूसरा नॉर्मल बंदा है जो स्मोकिंग नहीं करता, तो एज कंपेयर टू जो आम बंदा है, नॉर्मल बंदा है जो स्मोकिंग नहीं करता, उसकी कंपैरिजन में जो है वो जो बंदा स्मोकिंग करता है उसको ज्यादा चांसेस है कि उनको हो जाए, क्या हो जाए, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं जो बंदा स्मोकिंग करता है। दूसरी बात ये हाइपरटेंशन, ये मेनली हम इसमें कह सकते हैं कि ज्यादा पेशेंट जो है जिसका हाइपरटेंशन मीन उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक हो गया। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से डायलेशन हो जाती है। तो मेन काज जो है हम एओर्टिक एनोरिज्म का, हम ये बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन हो सकता है। हाँ, अब नेक्स्ट पे आ जाए तो वो है अथेरोस्क्लेरोसिस। आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। ठीक हो गया, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, कोई फ्लेक जमा हो जाए, उसकी वजह से आर्टरी नेरो हो जाती है। तो जो आर्टरी नेरो हो जाती है उससे पहले वाला पोर्शन जो है उस पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ठीक हो गया, उस पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एनोरिज्म के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट नंबर पे है फैमिली हिस्ट्री। रिस्क फैक्टर में ये हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से फैमिली में ये हिस्ट्री चली आ रही हो कि उनका उनका जो है पहले से किसी बंदे को, बाप दादा को, किसी को भी फैमिली में ये हिस्ट्री चली आ रही है कि उनको एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म के हुआ था और ये सिलसिला आगे भी चलता आ रहा है, तो ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी रिस्क फैक्टर में ये आ सकता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं कि इसकी वजह से, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म की वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, हमें मसले क्या क्या आ सकते हैं। तो पहले नंबर पे है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब उसकी वजह से जान भी जा सकती है, मतलब मौत लाहक हो सकती है। पहले नंबर पे है रप्चर। अब रप्चर जैसे आपको ये साइड में पिक्चर दिखा रहे हैं, ये तो ब्रेन का है, लेकिन मैंने बस आपको रप्चर समझाने के लिए पिक्चर ऐड किया है। रप्चर एनोरिज्म में ये तो पहले आपने देखा है कि बल्जिंग हुई है, सेकुलर एनोरिज्म है, स्निक छोटा है और एनोरिज्म बड़ा है। ठीक है, तो इसका रप्चर हुआ है। ठीक हो गया, तो रप्चर मतलब उसकी आर्टरी फट गई है और वहां से ब्लड जो है वो जो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है वहां पे या वहां के स्पेसेस में क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये आप ये ले लो कि ब्रेन की रप्चर हुआ है, ब्रेन एरोनिज्म हुआ है, ठीक है, और वो वहाँ पे ब्रेन में एनोरिज्म जो है उसका रप्चर हो गया है, तो ब्रेन टिश्यू में ब्लड जो है लीक हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि स्ट्रोक हो। ठीक हो गया, ये ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले नंबर पे कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, रप्चर हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। दूसरे नंबर पे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो थ्रोम्बो हो गया, दूसरा है एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो मीन थ्रोम्बस, क्लॉट। अब अगर वो क्लॉट एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, मूवमेंट करता है, इसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा, कंप्रेशन ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर। अब तीसरे नंबर को देखें, कंप्रेशन ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर। अब अगर एनोरिज्म हुई, उस आर्टरी की डायमीटर चौड़ी हो गई, डायमीटर उसकी बढ़ गई, तो उसका उसमें मसला क्या आ सकता है कि वहां पे जो सराउंडिंग में उसके स्ट्रक्चर है, इसका डायमीटर तो बड़ा हो गया ना, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर पे जो इनके पास है, सराउंडिंग में है, उस पे कंप्रेशन आ सकता है। इसकी वजह से उसका एरिया कम हो सकता है क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा हो गया ना, तो उसकी वजह से उस ऑर्गन पे या उस टिश्यू पे या सराउंडिंग में जो भी स्ट्रक्चर है उस पे कंप्रेशन आ सकता है। पहला है रप्चर, दूसरा है थ्रोम्बोम्बोलिज्म और तीसरा है कंप्रेशन ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए तो इंडिकेशन ऑफ एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। रिपेयर इज रिकमेंडेड व्हेन, अब हम उन पेशेंट में ये रिपेयर करेंगे जिसमें ये नीचे वाले जो आपको दिए गए ये इंडिकेशन पाए जाए। उसमें अब क्या है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर इन मेन। अब अगर मर्द हजरात में 5.5 सेंटीमीटर से ऊपर क्या हो,
5.5 सेंटीमीटर से ऊपर हो एब्डोमिनल एओर्टिक, मतलब उसका डायमीटर जो है वो 5.5 सेंटीमीटर से ऊपर हो मेन में, मर्द में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईवीआर कर सकते हैं, ईवीएआर। हाँ, और दूसरे लफ्जों में, ठीक है, दूसरा ये कि अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो वोमेन में, अब वहां पे मर्द में क्या था, 5.5, फीमेल में क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो उसमें हम रिकमेंड रिपेयर रिकमेंडेड कर सकते हैं। रैपिड एक्सपेंशन, या उसमें एक्सपेंशन जो है वो तेजी से हो, मतलब उसका जो एनरिज्म है उसके एक्सपेंशन के चांसेस जो है वो ज्यादा हो। मतलब आप फॉर एग्जांपल ले लेकर 0.5 सेंटीमीटर, मतलब हर 6 महीने में 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर। सिम्टम में क्या आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं और बैक पेन हो सकता है। एब्डोमिन में भी पेन हो सकता है, और वहां से सीधा पीछे जाए तो वहां पे एब्डोमिनल पेन भी हो सक बैक पेन भी हो सकता है। हाँ, अब लास्ट नंबर पे देखे तो रप्चर एनोरिज्म, रप्चर एओर्टिक एनोरिज्म। रप्चर मैंने आपको बताया कि आर्टरी फट जाती है, वो तो सेलेक्टेड पेशेंट ये है कि रप्चर वाले पेशेंट में हम लाजमी जो है एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर का प्रोसीजर करेंगे, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए, ये आपको बताया है कि कौन से रेंज में कितना डायमीटर जो है हम इसका कर सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब जितना जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, जितने परसेंट, उसका उतना रप्चर का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो पहले नंबर पे देखिए, 3 से लेकर 5.4 सेंटीमीटर तक अगर एनोरिज्म के डायमीटर जो है वो एओर्टा का डायमीटर ज्यादा होगा, तो उसमें रप्चर के चांसेस जो है वो 0 से लेकर 1.6% तक होंगे। दूसरा ये कि 5.5 से लेके 6 सेंटीमीटर तक अगर उसके डायमीटर चौड़े हो जाए एओर्टा के, ठीक हो गया, तो उसमें रप्चर के चांसेस जो है 2.2 से लेकर 5.4% हो सकते हैं। तीसरा ये अगर तीसरा ये अगर उसके डायमीटर जो है वो 6.1 से लेके 7 सेंटीमीटर तक हो जाए, मतलब ये भी काफी ज्यादा है डायमीटर उसका, तो उसमें चांसेस होंगे रप्चर के, वो होंगे 3.2 से लेकर 6.4% तक। अब इन स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे सबसे ज्यादा जो डायमीटर उसका चौड़ा हो सकता है वो अबव 7.0% सेंटीमीटर हो सकता है, तो उसमें रप्चर की चांसेस 5.2 से लेकर 7.9 तक। मतलब यहाँ पे रप्चर के चांसेस सबसे ज्यादा हैं जिनका डायमीटर अबव 7.0 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम ईवीआर की ईवीएआर प्रोसीजर के लिए हम पेशेंट सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि इसकी वॉइस कूलर की नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, ठीक हो गया। की रिक्वायरमेंट्स में हमें एडिक्वेट प्रोक्सिमल नेक, प्रोक्सिमल नेक, नेक जो होना चाहिए उसका, जैसे ये आपको दिख रहा है ना ऊपर, एओर्टिक निक देके उसकी लेंथ होनी चाहिए 10 to 15 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर होना चाहिए 18 to 32 मिलीमीटर, ठीक हो गया। और मिनिमल एंगुलेशन होगी, मतलब ये जो एंगल आप दे रहे हैं ना यहाँ पे जो ये एंगल आप दे रहे हैं ना, इसका मिनिमल होगा, मतलब इसका डिग्री जो है 45 से 60 डिग्री, मतलब ज्यादा टिल्ट भी ना हो और ज्यादा सीधा भी ना हो, थोड़ा सा एंगुलेटेड 45 से 60 डिग्री के बीच में आप ये करेंगे, इसकी एंगुलेशन करेंगे। दूसरा, हम अगर एक्सिस करेंगे एलिएक आर्टरी एक्सिस करेंगे यहाँ से नीचे, यहाँ से हम अगर एक्सिस करेंगे, ठीक हो गया, तो उसमें हमें ये डायमीटर जो है उसका डिवाइस के इंसर्शन के लिए एडिक्वेट है, मतलब उसके लिए प्रॉपर डायमीटर है कि हम वहां से एंटर करें डिवाइस को। तीसरा ये है, हम पेशेंट को उस बेस पे सेलेक्ट करेंगे कि उसको ज्यादा सीवियर थ्रोम्बस ना हो और कैल्सिफिकेशन, मतलब ऐसे कैल्सिफिकेशन कि हम उसमें क्या है, डिवाइस एंटर ही नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि सीवियर कैल्सिफिकेशन होगी तो उसमें हम गाइड वायर पास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल बंद होगा, ठीक हो गया। तो इसमें भी हम ये पेशेंट सिलेक्शन में ये क्राइटेरिया रखेंगे कि उस वो पेशेंट जो है उसमें सीवियर थ्रोम्बस या कैल्सिफिकेशन ना हो। लास्ट में है प्री ऑपरेटिव इमेजिंग, प्री ऑपरेटिव बिफोर प्रोसीजर। अब हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम जो
उसकी इमेजिंग करेंगे। अब उसके लिए हमने सीटी एंजियोग्राफी लिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सीटी एंजियोग्राफी क्या है, ठीक हो गया। थ्रू सीटी स्कैन जो हम एंजियोग्राफी करते हैं उसको हम ईवीआर में, एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर में हम यूज करते हैं। ये उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एंजियोग्राफी का, सीटी एंजियोग्राफी, ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको बता दिया। इस बेस पे हम एंगुलेशन करेंगे, और ठीक है, एओर टेक्निक की डायमीटर 10 to 15 और लेंथ 10 to 15 और डायमीटर 18 to 35 सेंटीमीटर होगी। कंपोनेंट्स ऑफ ईवीआर स्टंट ग्राफ्ट। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक हो गया। मतलब ये ग्राफ्टिंग हम करेंगे उसमें क्या क्या यूज होता है। मेन पार्ट्स इंक्लूड मेन बॉडी ग्राफ्ट। एक तो लाजमी बात है कि आपके पास ग्राफ्ट होगा, ठीक हो गए, जो स्टंट है ग्राफ्ट है वो आपके पास होगा। इलियक लिम्ब एक्सटेंशन। अब इलियक लिम्ब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर ग्राफ्टिंग के साथ हम नीचे वाली जो दो सेपरेशन है, इलियक जो वो, उसके साथ भी हम उसको बाइंड कर देते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लड लीक ना हो, ठीक। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम इलियक लिम्ब एक्सटेंशन लगा देते हैं। दूसरा ये मेटालिक स्टंट फ्रेमवर्क। ये तो लाजमी बात है कि आपके पास स्टंट होगा, क्योंकि ओवर मेटालिक स्टंट होगा, क्योंकि हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसमें स्टंट लाजमी लगाना पड़ेगा। पाइप ब्रिक ग्राफ्ट कवर। अब स्टंट में जो मैंने पहले पिक्चर में आपको बताया, ये वाला, ठीक हो गया। ये ये तो एक ये स्प्रिंग जैसा आपको नजर आता है, ये तो स्टंट है। दूसरा ये जो ऊपर व्हाइट वाला नजर आता है ना आपको, ये है पाइप ब्रिक कवरिंग, ठीक हो गया। पाइप ब्रिक कवरिंग इसमें हम करेंगे, ठीक है वो। हाँ, पर्पज इसका क्या है, इसका मकसद क्या है, ये हम क्यों करते हैं। डाइवर्ट ब्लड फ्लो थ्रू ग्राफ्ट। हम एनोरिज्म को कम करने के लिए उसके ब्लड फ्लो जो है वो उसमें डाइवर्ट कर देते हैं ग्राफ्ट में। एक्सक्लूड एनोरिज्म सेक फ्रॉम प्रेशर। और एनोरिज्म जो सेक बना हुआ है उसको, उसके प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक हो गया। प्रोसीजर स्टेप। स्टेप नंबर 1, परक्यूटेनियस एक्सिस है, मतलब एक्सिस, ठीक हो गया। परक्यूटेनियस और सर्जिकल एक्सिस वो है पिमोरल, कॉमन पिमोरल आर्टरी। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कहाँ से मेनली उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो कॉमन पिमोरल आर्टरी, ठीक हो गया। दूसरा है गाइड वायर इंसर्शन। आपको मैंने बताया भी है कि गाइड वायर कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइड वायर एडवांस इनटू एब्डोमिनल एओर्टा अंडर फ्लोरोस्कोपी। हम फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक यूज करके, ठीक हो गया, अंडर रिव्यू हम उसको एब्डोमिनल एओर्टा में आगे लेके जाएंगे। किस चीज को, गाइड वायर को। जैसे सर्डिंजर टेक्निक था ना, सेम उसी ये प्रोसीजर उसी पे बेस्ड है। स्टेप 3, स्टंट ग्राफ डिलीवरी। अब हम स्टंट को कैसे लेके जाएंगे वहां पे जहां पे हमने, पहले तो हमने गाइड वायर पास किया है, उस गाइड वायर के थ्रू हम अब स्टंट कैसे पास करेंगे। स्टंट ग्राफ डिलीवर थ्रू डिलीवरी कैथेटर। अब हम गाइड वायर, अब जिस गाइड वायर पास किया है, गाइड वायर के बाद हमने कैथेटर पास किया है, तो उस कैथेटर के थ्रू हम ये स्टंट जो है, ये ग्राफ्ट जो है, ये वहां पे लेके जाएंगे, ठीक हो गया। फोर्थ नंबर है डिप्लॉयमेंट। मेन ग्राफ डिप्लॉयड बिफोर रिनल आर्टरी, बिलो रिनल आर्टरी। जैसे मैंने आपको बताया कि रिनल ऊपर होता है, तो उस आर्टरी ऊपर होती है, ठीक है। तो उसके नीचे हम मेन ग्राफ जो है उसको डिप्लॉय करेंगे, मतलब वहां पे उसको प्लेस करेंगे। स्टेप नंबर 5, लिम्ब प्लेसमेंट। इलियक लिम्ब पोजीशन इनटू इलियक आर्टरी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लिंक पोजीशन वाला जो लिम्ब में हम एक्सटेंशन डालते हैं उसको हम इलियक आर्टरी में प्लेस करेंगे ताकि लीकेज के चांसेस कम से कम हो। स्टेप नंबर 6, बैलून मोल्डिंग। बैलून यूज टू एंश्योर प्रॉपर सीलिंग। अब बैलून हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हम उसको खोल के वो प्रॉपर उसको साइड पे लगा देंगे ताकि कोई ऐसी जगह ना बच जाए जहां पे हम ग्राफ्टिंग को सही प्लेस ना कर सके। उसके लिए हम बैलून की मोल्डिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली सीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंप्लीट एंजियोग्राफी स्टेप 7। अब हमने ये प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कंप्लीशन, कंप्लीशन एंजियोग्राफी, मतलब प्रोसीजर हो गया, उसके बाद हम एंजियोग्राफी करें। किसके लिए, पर्पस क्या है उसके लिए। एंजियोग्राफी का मकसद ये है आफ्टर द प्रोसीजर कि उसकी करेक्ट पोजीशनिंग,
मतलब कि हमने जहां पे स्टंट ग्राफ्ट प्लेस किया है उसकी पोजीशन सही है या नहीं। दूसरा है नो परफ्यूजन लीक। परफ्यूजन लीक आगे आपको आएगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं। परफ्यूजन लीक ये है कि हमने जो ग्राफ्ट प्लेस किया है उसमें कोई ऐसी वजूहात की बिना पे आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उससे लीकेज हो रहा है, या आपका स्टंट सही प्लेस नहीं हुआ, या उसकी सीलिंग सही नहीं हुई। उसको देखने के लिए एंडो लीक या उससे लीकेज हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। तीसरा है गुड परफ्यूजन। अब हमने जिस पर्पस के लिए ये लगाया है कि मतलब ब्लड सप्लाई इसकी बहाल हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली उसमें जाए थ्रू ब्लड, तो उसको हम परफ्यूजन के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया। इंडोलिक। अब इंडोलिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, मेजर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। ठीक हो गया। एंडोलिक जो है परसिस्टेंट ब्लड फ्लो इनटू एनोरिज्म सेक आफ्टर ईवीआर। हमने प्रोसीजर किया और उसके बाद भी जो है वो लीकेज हो रहा है उससे, और वहां पे प्रेशर पड़ रहा है जहां पे जो है वो एनोरिज्म का सेक है, मतलब जो साइड पे हमने ग्राफ्टिंग किया है उसके साइडों पे हमें लीक हो रहा है। तो ये एक मेजर ईवीएआर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक हो गया। इसमें टाइप 1 जो है, फिर इसके टाइप्स है, उसमें टाइप 1 है लीक एट द अटैचमेंट साइड। जहां पे हमने अटैचमेंट किया है उसका ग्राफ्ट का, वहां से वहां पे जो है वो क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। इनएडिक्वेट सील, जो मैंने पहले बैलून की बात की कि हमने सील के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर लीक जो है वहां से वो सील ठीक नहीं हुआ, वो प्रॉपरली हमने उसकी सीलिंग नहीं की है, तो वहां से भी लीकेज के चांसेस हो सकते हैं। टाइप 2 मोस्ट कॉमन। ये टाइप 2 जो है ये बता रहा है कि ये ज्यादा कॉमन है। ठीक हो गया। अब रिट्रोग्रेड रिट्रोग्रेड फ्लो फ्रॉम ब्रांच वेसल। अब जो ये दूसरे नीचे जो दो ब्रांचेस मैंने आपको बताया, ये वाले, ठीक हो गया, जो जो नीचे से दो ब्रांचेस निकल रहे होते हैं। अब अगर इसमें रिट्रोग्रेड उल्टा फ्लो हो, ठीक है, अब एंटीग्रेड फ्लो होना चाहिए, ठीक है, और अगर इसमें पीछे की तरफ फ्लो हो, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है ईवीआर कॉम्प्लिकेशन के लिए। ये लंबर और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इसके एग्जाम्पल है कि उसमें रिट्रोग्रेड फ्लो क्या हो सकता है, कॉमनली हो सकता है। टाइप 3 में है कि ग्राफ डिफेक्ट और सिपरेशन। ग्राफ जो है उसमें कोई डिफेक्ट हो, ठीक हो गया, आपने ग्राफ प्लेस किया, उसी में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। टाइप 4 में है ग्राफ पोरोसिटी। पोरोसिटी मींस होल्स। ठीक हो गया, आपने ग्राफ प्लेस किया, वो अंदर से सड़ा हुआ है, उसमें पोर्स है। ठीक हो गया, तो उसकी वजह से लीकेज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एक ये है। टाइप 5 है इंडोटेंशन। इंडोटेंशन मीन सेक एक्सपेंशन विदाउट विजिबल लीक। अब उसमें आपको लीक नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, लेकिन उसमें क्या है कि उसके चांसेस ज्यादा हैं सेक एक्सपेंशन के, सेक जो है वो एक्सपेंड हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, तो इसके पाइप टाइप हमने बता दिया कि इसके पांच कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे जाएंगे तो एडवांटेजेस ऑफ ईवीएआर। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसमें हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे कि हम ये प्रोसीजर करें, तो हमें ये फायदे हो सकते हैं। तो पहला वाला ये है कि मिनिमल इन्वेसिव, ये तो आपको सबको पता है कि मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, टाइम कम लगेगा, हॉस्पिटल स्टे कम होगा। दूसरा, रिड्यूस ब्लड लॉस। आपका इस प्रोसीजर में जो है वो ब्लड लॉस जो है वो कम से कम होगा। ठीक हो गया। शॉर्ट आईसीयू स्टे। आईसीयू मीन इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक हो गया, जहां पे जो इंटेंस केयर वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है वो रहते हैं, तो उसमें पेशेंट का स्टे जो है वो कम से कम होगा। लोअर अर्ली मोर्टेलिटी, मरने के चांसेस उसमें कम से कम होंगे। ठीक हो गया, मतलब अगर उसमें सर्जरी में मरने की चांसेस मतलब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर हम ये प्रोसीजर करें ईवीएआर, तो इसमें मोर्टेलिटी चांसेस कम होते हैं।
दूसरा पास्टर रिकवरी। अब पास्टर रिकवरी ये हो सकती है कि उसमें रिकवरी के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा होंगे, पास्टर रिकवरी होगी, टाइम कम लगेगा रिकवरी में। दूसरा हॉस्पिटल स्टे। हॉस्पिटल स्टे यूजुअली 2 to 3 days। हम अगर प्रोसीजर करेंगे तो उसमें कम से कम हम 2 से 3 दिन लगेंगे हमें हॉस्पिटल में। तो उससे हम उसमें प्रोसीजर कर सकते हैं। मतलब अगर प्रोसीजर हो गया उसके बाद हमें तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लगेंगे हॉस्पिटल में, उसके बाद हम अपने डेली लाइफ में आ सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब डिसएडवांटेजेस, इस प्रोसीजर को करने से हमें नुकसानात क्या हो सकते हैं, हमारे नुकसानात क्या हो सकते हैं। पहला ये रिक्वायर्ड लॉन्ग लॉन्ग लाइफ इमेजिंग फॉलो अप। अब इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप मतलब ये है कि इसकी बार बार जो है वो लैब लंग, तकरीबन जितना आप जिंदा हो उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी देखने के लिए कि कोई लीकेज वगैरह तो है कि नहीं। रिस्क ऑफ एंडोलिक, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एंडोलिक होगा, ठीक हो गया, वो कॉम्प्लिकेशन में। तो इसमें रिस्क ज्यादा है कि एंडोलिक्स हो, ठीक हो गया। तीसरा डिवाइस माइग्रेशन। अब ये हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करे, मतलब अपनी जगह छोड़ के आगे जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसकी वजह से मतलब जहां हमने एरोरिज्म को ट्रीट करना था वो वहां पे रह के, एनोरिज्म तो वहां पे रह गया, ये आगे जा सकता है, अपनी जगह छोड़ सकता है। हायर लॉन्ग टर्म री इंटरवेंशन रेट। अब ये हो सकता है कि ये प्रोसीजर काफी टाइम चले, उसके बाद दोबारा आपको ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ी, ठीक हो गया, दोबारा आपको ग्राफ्टिंग की या इंटरवेंशनल की जरूरत पड़ सकती है। लास्ट नंबर है एक्सपेंसिव डिवाइस। इसका जो, अब ये एडवांटेजेस में ये भी आ सकता है उसकी ये प्रोसीजर जो है वो एक्सपेंसिव है, इसके डिवाइस जो है, इसके ग्राफ्ट स्टंट्स जो है वो एक्सपेंसिव है। तो उसको लेने में आप कोई बंदा हिचकिचाहट महसूस कर सकता है, क्योंकि इसको, ये जो है एक्सपेंसिव है। प्री अपरोट पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो अप। प्रोसीजर हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वेलेंस इज एसेंशियल, ठीक हो गया, टिपिकल प्रोटोकॉल। अब हम क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे आफ्टर द आफ्टर द केयर, आफ्टर द प्रोसीजर। 1 मंथ पहले महीने में हम 1 महीने बाद जो है वो सीटी एंजियोग्राफी करेंगे, फिर हर 6 महीने बाद, फिर 12 मंथ, ठीक हो गया। ऐसे हम इसको ईयर आफ्टर, ठीक हो गया, पहले हम पहले महीने में, फिर 6 महीने बाद, फिर 12 महीने बाद, इसको हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, इसका फॉलो अप करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये हम किस लिए करते हैं ये फॉलो अप, की एंडोलिक्स ना हो, ग्राउट माइग्रेशन ना हो, एनोरिज्म साइज जो है वो इंक्रीज ना हो, जो नॉर्मल है वो हो, उसकी ज्यादा इंक्रीज ना हो। कॉम्प्लिकेशन में क्या सकते हैं, अर्ली एंड लेट। एक्सिस साइड ब्लीडिंग, जहां पे हमने एक्सिस किया है, नीडल इंसर्ट किया है, वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। लिम्ब थ्रोम्बोसिस, लिम्ब में जो है वो थ्रोम्बस क्लॉट बन सकते हैं। रिनल इंजरी, क्योंकि हम ये रिनल से नीचे कर रहे हैं, तो रिनल को, किडनी को इससे इंजरी हो सकती है, और एंडोलिक्स हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेट में क्या आ सकता है, ग्राफ्ट माइग्रेशन, ज्यादातर ज्यादा टाइम पे वहां पे ग्राफ्ट बचा है, लगा रहा है, तो उससे ग्राफ्ट जो है माइग्रेट हो सकता है, इंडोलीक्स हो सकते हैं, ग्राफ्ट को इन्फेक्शन हो सकता है, या एनोरिज्म रप्चर हो सकता है। फीचर्स में इन्वेसिव बताया है कि ईवीआर मिनिमल इन्वेसिव है, और सर्जरी मेजर सर्जरी होती है। मोर्टेलिटी ईवीआर में कम है, ओपन सर्जरी में ज्यादा है। हॉस्पिटल शॉर्ट स्टे है ईवीआर में, और ओपन में लॉन्ग स्टे है। रिकवरी जो है फास्टर है ईवीआर में, और स्लोअर है रिपेयर में। री इंटरवेंशन हाई रेट है ईवीआर में, और लो रेट है ओपन सर्जरी में, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ये था आज का आपका लेक्चर।